दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चर्चा कल की बात पे करते हैं। असल में स्टेट बैंक में कल एजीएम साहब मुझे बुलाए थे डिस्कशन करने के लिए कि कैसे यूनिट को रिवाइव किया जाए। उनका मेरे से वो डिस्कशन करना चाहते थे। खैर उनके बताए समय पे लगभग मैं सुबह 11:30 बजे पहुंचा। चैम्बर में वो अकेले थे। उसके बाद वो बुलाए चीफ मैनेजर मेंटेनेंस को और क्रेडिट मैनेजर आनंद मोहन जी हैं, उनको बुलाए। बातचीत चालू हुआ। पहले वो समझे, चूँकि वो नए आए हैं, 31 मई इधर रिसेंटली वो पूर्णिया से आए हैं, नए एजीएम हैं, ज्वाइन किए हैं। तो चूँकि वो मेरा केस हिस्ट्री पूरा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के लिए 7-8 दिन पहले मैंने डिटेल जो भी चिट्ठी मैंने सीजीएम साहब को लिखी थी उसकी कॉपी उनको दे के आया था, ताकि वो पहले से पूरे मैटर को एक बार समझ लें। वो 4-4 पेज का 2 हिंदी में लेटर है, उसको पढ़ने से सारी स्थिति, जो सर्वेयर, पटना का बार, माने जो भी स्टोरी है, अगर आप लोग इसको नहीं डिटेल में जानते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वॉल्यूम 2 में इसकी चर्चा है। लगभग 1 और 2 एक बार देखिएगा तो पूरा स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। जो आईसीआईसी बैंक का धोखाधड़ी का मामला है वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा, और वॉल्यूम 2 में ये जो पटना का बार का मैटर है ये वॉल्यूम 2 में मैंने बोला है। तो इसके लिए कृपया कर सावधान बैंक लोन कभी नहीं, वॉल्यूम 1 और 2 को एक बार जरूर देखिए कि एक उभरते हुए एमएसएमई को कैसे लोगों ने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुचल के रख दिया है। एकदम सही शब्द है, कुचल के रख दिया है। जब प्रधानमंत्री हमारे बोल रहे हैं एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और वो एमएसएमई जो सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देता है, इसको समझना चाहिए। हम लोग संगठित क्षेत्र में भी होते हैं और असंगठित क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन हम लोग वैसे लोगों को जॉब देते हैं जिनको कोई फर्स्ट टाइम जॉब नहीं देता है। कोई बड़ी कंपनी उन लोगों को फर्स्ट टाइम जॉब नहीं देती है, हम लोग उनको जॉब देते हैं। आज सबसे ज़्यादा एमएसएमई की स्थिति खराब है लगभग पूरे भारत में, और एमएसएमई को इस तरह से बर्बाद करने का काम इन 2 बैंक के लोगों ने किया है, जिसका व्याख्यान मैंने वॉल्यूम 1 और 2 में किया है। देखिए, जो इंश्योरेंस कराया था वो एसबीआई ने कराया था। मैं एसबीआई का कस्टमर था, और स्टॉक का जो इंश्योरेंस होता है वो स्टेट बैंक ने कराया था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में, मैंने नहीं कराया था। मेरे से उसका प्रीमियम लिया जाता था हर साल, और लगभग 2011-12 से, जब से मेरा करंट ये जो सीसी अकाउंट स्टेट बैंक में शुरू हुआ है, तब से मैं उसका प्रीमियम दे रहा था। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, पटना में बाढ़ आया, पानी मेरे पूरे फैक्ट्री में भरा हुआ था, लगभग सारा स्टॉक लगभग डैमेज हो गया। खाली कार्टून्स वगैरह चूँकि जो ऊपर रखा हुआ था रैक में वो सब बच गया। मेजर रॉ मटेरियल सारा का सारा बर्बाद हो गया। देखिए, इसकी डिटेल जानकारी के लिए फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बार वॉल्यूम 2 को देखिएगा। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा आज का मेन फोकस है कल की मीटिंग में क्या हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हो कि बैंक का लोन लेने के बाद क्या क्या स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर सर्वेयर को 5 लाख में घूस दे देता तो आज 45 लाख के क्लेम में 40 लाख मेरे पास नेट कैपिटल होता है, और मैं फर्स्ट क्लास अपना बिजनेस रन करता होता। लेकिन ये सिस्टम पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। आखिर किसी न किसी को तो खड़ा होना ही चाहिए। मैं सोचा चलो मैं ही ये काम करता हूँ। भाई, ये तो बहुत बड़ी कुरीति है, इस कुरीति को ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी है। जबकि सीजीएम साहब खुद एडमिट किए कि सर्वेयर इस तरह का काम करते हैं। देखिए, सीजीएम साहब बोल रहे हैं, सीजीएम कोई छोटा पद नहीं है, पूरे स्टेट के एसबीआई का मालिक कहिए, एक तरह से सबसे बड़ा पद है चीफ जनरल मैनेजर का। जब उनसे मेरी आधा घंटा की मीटिंग हुई थी 16 मार्च 2020 को, वो मेरा लेटर पढ़ने के बाद फर्स्ट जो लाइन बोले थे कि सर्वेयर इस तरह का काम करते हैं। जब मेरी डीजीएम साहब से बात हुई थी, संजय श्रीवास्तव,
उन्होंने बोला कि सर्वेयर तो ये काम पैसा तो लेता ही है, कौन नया बात है, सब छुपा हुआ थोड़ी ही है। देखिए, सीजीएम बोल रहे हैं, डीजीएम बोल रहे हैं। जब मेरी बात एजीएम रीजन 1 के नीरज ठाकुर जी से हुई थी, नीरज ठाकुर ने पहले लाइन में बोला था कि आपका पूरा चिट्ठी पढ़ने के बाद ये पूरा मैटर क्लियर चीटिंग का, आपके साथ चीटिंग किया है उन्होंने। मतलब सीजीएम साहब, डीजीएम साहब, एजीएम साहब जब तीनों एडमिट कर रहे हैं तो मुझे क्यों बर्बाद किया जा रहा है? मैं एक प्रश्न करता हूं स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों से कि जब आपके 3 प्रमुख अधिकारी, वो तीनों के तीनों जब एडमिट कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो क्यों नहीं मेरे यूनिट को चालू किया जा रहा है? इस गलत का करेक्शन फिर आपको करना है। मैं अल्टीमेटली आपका कस्टमर हूं। अल्टीमेटली मैंने इंश्योरेंस खुद से नहीं कराया है, आपने कराया है, और आपका कस्टमर होने के नाते आपको चाहिए कि आप अपने कस्टमर को डिफेंड करें, उसकी वकालत करें। कस्टमर खुद दौड़ रहा है, खुद परेशान है, आप क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। आप भी वही काम कीजिएगा जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन करता है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या करता है? जब कस्टमर कंप्लेन देता है किसी बैंक के खिलाफ, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन उस कंप्लेन को बैंक को फॉरवर्ड करता है। बैंक जो उसको डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करते हुए जो जवाब देता है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन उस जवाब को कस्टमर को दे देता है, और साथ में एक लाइन लिख देता है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो सिविल कोर्ट जाइए। कोर्ट आसान समझते हैं क्या? हर मैटर में कोर्ट। कोर्ट तो ऐसे लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, काम भी बंद है, बैंक तो खुला हुआ है। आपको वहां पे डिसीजन लेना चाहिए। आप देखिए कस्टमर का कंप्लेन क्या है, उसको पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, और देखिए कि बैंक ने जो जवाब दिया है वो क्या, दोनों मिसमैच है। कस्टमर जो कंप्लेन कर रहा है उसकी सीबीआई जांच कराइए, उस पर एफआईआर लॉन्च कराइए आप। ये सब ड्यूटी आपका है, कस्टमर का नहीं है। हम आपके कस्टमर हैं और आपके प्रोडक्ट से हमको कंप्लेन है। सीधी बात, आपका प्रोडक्ट क्या है? लोन आपका प्रोडक्ट है। आपके लोन कि जब लोन को आपने प्रोटेक्ट किया है, स्टॉक को आपने प्रोटेक्ट किया है, आपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया है इंश्योरेंस कंपनी में, ये आपने कराया है, मैंने नहीं कराया है। इसको ठीक से समझिएगा। स्टॉक पे इंश्योरेंस आपने कराया है, क्योंकि 75% स्टॉक आपका है, 25% मेरा स्टॉक है। आपने इंश्योरेंस कराया है। और कस्टमर, पटना में बाढ़ आया है, प्राकृतिक आपदा है। अब इंश्योरेंस किस लिए होता है? इसी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहने के लिए। मैं लगभग 8-10 साल से या 9 साल से प्रीमियम भर रहा था, कभी आवश्यकता नहीं हुई थी, लेकिन जब आवश्यकता हुई तो लगभग सब लोगों को कुछ ना कुछ क्लेम मिला, मुझे 1 पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने उस कुरीति को उजागर किया, इस घूस वाली कुरीति को। तो ये गलत है ना। अब मैं भी कहीं से इंतजाम करके इधर उधर से 5 लाख दे देता, 40 लाख तो नेट आ जाता। वाकई बात तो सही है, लगभग लोग ही बात को एडमिट कर रहे हैं कि वर्मा जी 100 लोगों में एकमात्र आप होइएगा जो पैसा नहीं दीजिएगा, तो आप बर्बाद हैं, आप फंसे हुए हैं, आपका काम बंद है। लगभग लोग पैसा देता है भाई, सर्वेयर को तो जग जाहिर है। ये बात सही है। मैंने एक इंश्योरेंस के ऊपर में एक वीडियो डाला है, जरा सा जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल पे जाने का एक आसान रास्ता बताता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9835633059। आपको करना कुछ नहीं है, इस सिर्फ मोबाइल नंबर को यूट्यूब के सर्च बार में डाल दीजिए, संजीव वर्मा के नाम से चैनल आएगा। पहले उसको जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो ऑटोमेटिक सब इकट्ठे होके आ जाएगा, ऐसे तो छितराया रहेगा। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो टोटल वीडियो आ जाएगा। उसमें एक वीडियो 2 मिनट का मैंने डाला है इंश्योरेंस रिलेटेड, वो लाइव वीडियो है, वो भुवनेश्वर के एक बिजनेसमैन का वीडियो है। वहाँ पे चूंकि फोनी तूफान बराबर आता है, तो ये मैटर से वो लोग हर साल जूझता है, और वो लोग जानबूझ के इंश्योरेंस भी ज़्यादा का कराता है, ताकि उसमें से वो जानता है कि सर्वेयर 10% लेता है। ये उन्होंने एडमिट किया है, ऑन रिकॉर्ड एडमिट किया है, जाके एक बार देखिए। ये जब सीजीएम साहब बोल रहे हैं तो बात को मानिए, जब डीजीएम साहब बोल रहे हैं तो बात में सच्चाई है, जब नीरज ठाकुर जी एजीएम हैं वो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये छुपा हुआ चीज़ नहीं है, ये तो खुला चीज़ है।
ये कहिए कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं बिहार में, यहाँ प्राकृतिक आपदा जनरली जल्दी नहीं आता है, भूकंप भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता है, बहुत बड़ी तबाही जनरली, ये मैदानी क्षेत्र है, काफ़ी सुरक्षित है। ऐसी सुरक्षित रहने के चलते मगध साम्राज्य का यहाँ स्थापना हुआ था। आज वही मगध है, ये प्योर जो मगध जिसको कहते हैं ना, वही ये क्षेत्र है, सबसे सुरक्षित क्षेत्र। बाढ़ भी जनरली 1975 में एक बार आया था, दूसरा बार ये 2019 में देखा गया। ऐसा ये बाढ़ नहीं था, ये दरअसल बहुत बड़े पैमाने पे वाटर लॉगिंग था, इसको बाढ़ नहीं कहेंगे। अब देखिए हुआ क्या, एजीएम साहब ने तीनों लोगों को बुलाया, बैठे, मैंने शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, सारी स्थिति सब कुछ पढ़ने के बाद, कंप्लीट स्टडी करने के बाद एजीएम साहब कहे कि अब बताइए संजीव जी इसमें करना क्या है। बोले करना कुछ नहीं भाई, यूनिट को रिवाइव कीजिए। जब सब कुछ आप जान रहे हैं तब इसमें करना क्या है, ये आपको सोचना है। कस्टमर क्या जानेगा कि बैंक का क्या नॉर्म्स है, बैंक का क्या सर्कुलर है, कैसे आपको रिवाइव करना है, ये तो बैंक से बेहतर कौन जानेगा। बैंक के सामने केसेस बहुत आते हैं, कस्टमर क्या जानेगा बैंक का क्या सर्कुलर है। तब वो बोले कि देखिए इस अकाउंट को पहले स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनपीए अकाउंट है, इसको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। तो हम बोले तो कीजिए स्टैंडर्ड इसको। तो बोले इसमें मेरा नहीं आपका रोल है। तो हम बोले हमको क्या करना है। तो बोले कि जो आउटस्टैंडिंग सीसी है 32 लाख रुपया, इसको आप डिपॉजिट कर दीजिए विथ इंटरेस्ट। हम बोले कि साहब ऐसा है, अगर मेरे पास 32 लाख तो छोड़ दीजिए, 10 लाख भी रहता ना तो मेरा यूनिट बंद नहीं रहता। आज 9 महीना से बंद है, सितंबर और जून, कंप्लीट 9 मंथ हो गया। कितनी गलत बात है, इसको गलत बात नहीं करेंगे, बहुत गलत बात है। अब बताइए कहाँ का वो प्रस्ताव रखे थे कि कोई 32, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको आज ये स्थिति है कि जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था वो 9 महीना से बंद पड़ा है, उससे आप बोल रहे हैं 32 लाख। मैं छोड़िए, अपनी बात को छोड़ देता हूँ। जिस किसी भी का सीसी लिमिट बैंक में चल रहा है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, जिस किसी का भी, अगर मान लीजिए कि उसका 10 लाख का लिमिट है, आप सिर्फ उसका लिमिट को 10% घटा दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, उसके लिमिट को 10 लाख से खाली आप 9 लाख कर दीजिए, मतलब उससे 1 लाख रुपया आप डिमांड कर दीजिए। आज के युग में सिर्फ फार्मा सेक्टर है जो सही से चल रहा है, बाकी जितना भी सेक्टर है ना, सबकी स्थिति खराब है। इवन कि बहुत सारे किराना के व्यापारी हैं, उनकी भी स्थिति खराब है। फॉर एग्जाम्पल, कल की घटना, कल न्यूज़ में देख रहा था, दिल्ली के एक किराना व्यवसायी 6 लाख रुपया का पर्सनल लोन लिए हुए थे और उनके क्रेडिट कार्ड से लगभग 3.5 लाख का फ्रॉड हो गया। वो काफ़ी तनाव में दिन बिता रहे थे, काफ़ी तनाव में थे। मतलब एक वो अपना टर्म इंश्योरेंस कराए हुए थे, पैसे के लिए परेशान थे और मानसिक स्थिति उनकी बहुत खराब चल रही थी, जैसा पता चला है। और मैंने ऐसा पहला बार हमको लगा कि खुद को मारने के लिए उन्होंने 4 लड़के को उसकी सुपारी दी, पैसा दिया उन्होंने, और उन चारों लड़कों ने उन्हें मार के पैर पे लटका दिया, उनका फांसी दे दिया, ताकि प्रीमियम का पैसा मिल सके और उनका फैमिली चल सके। माने ये स्थिति है कर्ज के बाद व्यापारी की, और वो किराना व्यवसायी। माने हम लोग तो ये सोच रहे थे कि आज के डेट में किराना चल रहा है और फार्मा चल रहा है, हॉस्पिटल सेक्टर माने वो सब फार्मा के अंदर में आता है, ये 2 सेक्टर चल रहा है। किराना वाले की स्थिति भी खराब है, सब किराना का दुकान नहीं चल रहा है। इसका मुख्य वजह है कि बहुत लोग ऑनलाइन किराना का सामान मंगा रहे हैं ना, तो ऑफलाइन स्टोर सब बहुत खराब स्थिति से भी गुजर रहा है। जब ऑनलाइन लोग बैठे बैठे फ़ोन पे ऑर्डर कर रहे हैं, तो जो दुकानदार लोग छोटा छोटा दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उनके यहाँ भी ग्राहक कम जाएगा। अब सोचिए, बैंक के लोन का दुर्गति देखिए क्या होता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, सावधान, बैंक लोन कभी नहीं। अब बताइए, एजीएम साहब प्रस्ताव रख रहे हैं कि 32 लाख आप इसको पूरा दे दीजिए तो अकाउंट स्टैंडर्ड होगा, अब प्लस उसमें इंटरेस्ट, 9 महीना का इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे ना, चूँकि एनपीए एक लंबे समय से है, मतलब 6-7 महीना से तो वो एनपीए है, इंटरेस्ट भी पेड नहीं है। भाई काम ही बंद है तो कहाँ से। अब जैसे काम भी बंद है, बिजली भी बंद है, और बिजली का फिक्स चार्ज आ रहा है। सोचिए, मैंने यूनिट एक भी कंज्यूम नहीं हुआ है, फिक्स चार्ज 1500 रुपया महीना बिजली का भी अलग से पेमेंट कीजिए। तो ये सब जो चीज़ गलत है ना, उसको
करेक्ट करना बड़ा जरूरी है। और करेक्ट कौन करेगा? जिसके पास पावर है। उनके पास, जो एजीएम साहब के पास पावर था, वो बता दिए कि उनके पास ये पावर है कि पहले आप 32 लाख जमा कर दीजिए, इंटरेस्ट पे कर दीजिए, अकाउंट आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि अब वो क्या कर सकते हैं। हम पूछे उनसे कि अच्छा चलिए मान लीजिए कि 32 लाख हम जमा कर देते, मैंने इनके हम खाली एग्जाम्पल की बात की, तब आप क्या कीजिएगा? तो कहे कि फिर हम लोग प्लान करेंगे कि क्या आपको फिर दे सकते हैं, आपका सारा सिविल देखेंगे। अरे सिविल तो आपने खराब किया है भाई, मेरा सिविल तो पटना के बाढ़ के पहले फर्स्ट क्लास था। सिविल को खराब करने का काम आपने किया। आपकी इंश्योरेंस कौन है? तो एसबीआई जनरल है। और एसबीआई जनरल का जो ब्रांच मैनेजर है ना, वो पूरे ऑफिस में मिला हुआ है, सबको 2-2 हज़ार का इलेक्ट्रिक केटल बांटता है न्यू ईयर में। बताइए, तो कैश एंड कैंड से वो लोग मिला हुआ है। ये बात कहा था सर्वेयर, बोला था कि संजीव जी ऐसा है, आप ये मत सोचिएगा ये 5 लाख हम अपने जेब में रख लेंगे। इसमें कोलकाता के लोग इन्वॉल्व हैं, पटना के लोग इन्वॉल्व है। ऐसे क्लेम नहीं निकलता है। पैसा मांगने के लिए सब कोई आपके सामने लाइन नहीं लगाएगा। तो 10% आप दे दीजिए और चिंता मुक्त रहिए, आपका मुश्किल से 15 दिन के अंदर में क्लेम आपको मिल जाएगा। हम बोले कि मेरे पास तो ये 5 लाख नहीं है, बहुत भारी रकम है। बोले कि कोई बात नहीं, आप 2.5 लाख अभी दे दीजिए और 2.5 लाख जब क्लेम मिल जाएगा उसमें से दे दीजिएगा। हम बोले सॉरी सर। तो बोले कि वो अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के दिए, अभी भी हम रखे हुए हैं उनका विजिटिंग कार्ड निकाल के दिए। बोले कि इसमें मेरा नंबर है, आप हमको कल, तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल हमको आप बता दीजिएगा। मैंने इनकार कर दिया। भाई एक तो ऐसे मंदी चल रहा था, ऊपर से 5 लाख रुपया, मैंने 2.5 लाख रुपया, वो भी जब बाढ़ आया हुआ है, बिजनेस ठप है, किसके पास 2.5 लाख रुपया होगा? मैंने होगा बहुत लोग के पास, मेरे पास तो नहीं था। हम साफ इनकार कर दिया। रहता भी तो हम इतना बड़ा रकम क्यों दें? कोई हम व्यापार में चोरी करते हैं? कोई हम टैक्स की चोरी करते हैं जो आपको हम ये पैसा दें? हम एक एक माल बिल पे खरीदते हैं, टैक्स पेड खरीदते हैं, और एक भी सामान चाहे 100 रुपया का भी क्यों नहीं हो, आप मेरे यहाँ डिटेल इंक्वायरी कीजिएगा, 100 रुपया के अंदर का भी बिल कटता है। मैं बिना बिल का ना माल खरीदता हूँ और ना बिना बिल का माल बेचता हूँ। हमको टैक्स देने में अलग आनंद आता है, एकदम लगता है कि मैं बॉर्डर का ख्याल करके टैक्स देता हूँ। ऑलवेज जब भी मैं टैक्स पे किया हो ना, तो हमेशा बॉर्डर का दिमाग में ख्याल आया है, सीमा की सुरक्षा का ख्याल आया है, और मैं उसके तहत मैं कर दिया हूँ। और कभी भी कर की चोरी, टैक्स की चोरी करने की कोशिश नहीं की। चोरी करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। मैं बिजनेस में आज से नहीं हूँ, आउट ऑफ 49 ईयर्स 45 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। सही पूछी तो ऐसा केस रेयर होगा। 4 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा पीछे का वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 4 साल की उम्र में मैंने लाइब्रेरी खोला था, वहाँ से मेरा काम स्टार्ट है और आज तक काम कर रहा हूँ। आज भी यूट्यूब में चैनल, ठीक है मेरा बिजनेस बंद है, मैं यूट्यूब में आके और अपने आप को बातचीत आपसे कर रहा हूँ। ठीक है 2 पैसा यूट्यूब से आएगा, कभी ना कभी तो जरूर आएगा। मैं उनको बोला कि सर आप थोड़ा दिमाग से सोचिए, जिसका काम बंद है, जिसके पास पैसा नहीं है, उससे आप 32-33 लाख का डिमांड कर रहे हैं, ये कहाँ का उचित है, कहाँ का सर्कुलर है? वो बोले कि मेरे पास पावर नहीं है। तो भाई ठीक है, तो हम उनको ये चीज़ बोले कि आपको तो मेरी ये स्थिति स्पष्ट थी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप लगभग 1 घंटा 20 मिनट हम मेरे साथ मीटिंग किए, बहुत मैंने फालतू का डिस्कशन, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है, वैसा डिस्कशन, खाली बैठ के बातचीत चल रहा है। तो बातचीत करने के लिए ठीक है, मैं तो बेरोजगार, मेरे समय का कीमत नहीं है, मैं कंप्लीट अनएम्प्लॉयड हूँ। लेकिन बैंक के 3 अधिकारी, उनका जरा सा चार्ज निकालिए, उनका वेतन निकालिए, तीनों का वेतन जोड़िए, 8 घंटा का ड्यूटी जोड़िए और डिवाइड कीजिए उनके टोटल वेतन को। उनका तो टाइम का कीमत है, उनका टाइम का कीमत नहीं है। वो मेरे सारे मामला को जानते थे, मैं पहले से लिख के दिया हुआ हूँ, कोई नई बात, नई प्रस्ताव मेरे पास नहीं था। किस लिए मीटिंग? जब आपके पास पावर नहीं है, हमसे मिलना जुलना है, तो उसके लिए तो मैं डेली यूट्यूब में आता हूँ, डेली आप हमसे मिल सकते हैं। 33 मिनट बोलता हूँ यूट्यूब में डेली आके, काम की बात 3 मिनट तो उसमें से काम की बात जरूर रहती है। देखिए क्या एक्सपीरियंस है, इसको कहीं ना कहीं से देखिए कि क्या हाल है। मैं उनको बोला कि इसके लिए आप मेरा नंबर यूट्यूब में डालिए और मेरा वीडियो देखिए, मैं डेली आपसे मिलूंगा
यूट्यूब में। अब आप सोचिए, आपने मुझे बुलाया, अब मेरे पास एक ही गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर टॉप मॉडल। गाड़ी में 500 रुपये का मैं पेट्रोल डाला पहले। 500 से कम क्या पेट्रोल आदमी भराएगा? 100 रुपये का पेट्रोल तो 4 चक्का ले जाके अगर पेट्रोल टंकी पे भराएंगे तो बेचारा क्या सोचेगा। 500 रुपये का पेट्रोल डाला मैं, और उसके बाद अपनी इकाई से अपने घर से आया बैंक में और फिर वापस गया। बेसलेस टाइम बर्बादी, समय की बर्बादी। अभी तक किसी भी मीटिंग का, सीजीएम साहब के साथ भी आधा घंटा का जो मीटिंग हुआ ना, उस मीटिंग का कंक्लूड वो मीटिंग किस बात पे किया था? जो अरबिंदो सरकार थे, कोलकाता से आए थे, वो क्या बोले लास्ट में कि संजीव जी, आप जितना भी परचेज बिल है, जितना भी पेपर्स है, सब आप हमको मेल कर दीजिए। मैंने देन एंड देयर उसी दिन मेल किया, एक मेल में नहीं 15 मेल में मेल किया, क्योंकि वो फाइल हटता नहीं था। तो 15 मेल में जाके मेल किया, और वो बोले थे कि आप मेल कीजिए और हम अपने एमडी से मिल के जल्द से जल्द आपका सॉल्यूशन कर देते हैं। माने सीजीएम साहब के सामने बात हो रही है भाई, सीजीएम साहब बैठे हुए, उनके चैम्बर में बात हुई, GM1 बैठे हुए हैं। मतलब अब बैंक में बचा कौन भाई? बिहार, हम तो चेयरमैन तक नहीं पहुंच सकते हैं, मुंबई नहीं जा सकते हैं, तो हम तो पटना में जा सकते हैं। ये तो समझिए कि मैं पटना में रहता हूँ। अगर मैं बिहार के किसी और जिले में रहता ना, तो सीजीएम साहब से मिलने के लिए पहले तो हमको सफ़र तय करके आना पड़ता। ये तो खुशकिस्मती है कि मैं पटना, बिहार की राजधानी पटना में रहता हूँ और मेरी इकाई भी पटना में है। और सीजीएम साहब के सामने किया गया वादा का मार्च 16 को मीटिंग हुआ था। सोचिए, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया और जून भी आधा चला गया। अभी तक कोई कोई कंक्लूजन नहीं है। हमको तो मेल सार्ब के एजीएम ने किया था। क्या मेल किया था? आप मेल को पढ़िए, मंगवाइए। उन्होंने बोला था एजीएम एसएमएसीसी से बात कीजिए, वही रिवाइव करेंगे यूनिट को। उन्होंने मेल किया था, तब मैंने एजीएम साहब को फ़ोन किया था, नहीं तो मैं तो छोड़ दिया था इस मैटर को, भूल गया था। जाइए, जो करना है कीजिए। जो आप लोग के सामने कोई पावर नहीं है तो अदालत में आप लोग जाइएगा ना मामला लेके, अदालत में मैं पूरी बात रखूंगा और मीडिया में पूरी बात बताऊंगा। उस समय लोगों को जानकारी होगा कि क्या होता है और क्या हुआ एक बिहार के वैसे उभरते हुए ऐसे एमएसएमई के साथ, जो सीलिंग फैन का सीएनसी यूनिट बिहार में फर्स्ट टाइम, जब से देश आज़ाद हुआ था एक भी इकाई बिहार में नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम यूनिट को लगाया था, और ऐसा वैसा यूनिट नहीं, कंप्लीट वैसा यूनिट जहां से पर डे 2000 पंखे का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक के धोखाधड़ी के चलते जो काम 2014 में एस्टेब्लिश होना था, वो जाके 2018-19 में कंप्लीट हुआ। खैर, उनके ऊपर मैंने मुकदमा दायर किया है। 9 अधिकारी के ऊपर माननीय जज ने केस को एडमिट किया। देखिए, पहले जज ने केस को एडमिट किया, दूसरे जज ने केस पे कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस की धारा जरा समझिए, 420, 468, 34, इसमें से ये जो 2 धारा है ना, 420 और 468, मैंने थोड़ा रिसर्च किया यूट्यूब में, ये दोनों नॉन बेलेबल एक्ट है। अगर इसमें सजा हुई तो आपको जेल हो सकता है। सोचिए, आईसीआईसी बैंक धोखाधड़ी के मामले में नए नहीं हैं, उनके एमडी का कहानी सबको मालूम है, और बाकी जो नहीं किसी को मालूम है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं 15-16 लिंक दे दिया हूँ। कृपया जाइए डिस्क्रिप्शन में और आईसीआईसी बैंक के कारनामों को देखना चालू कीजिए। इतना देखने के बाद इस बैंक से आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, 2 गज की दूरी, जो आज के डेट में है बहुत ज़रूरी। आईसीआईसी बैंक से 2 गज की दूरी, जो आज के डेट में है बहुत ज़रूरी। कोरोना से तो आदमी का मौत होने का परसेंटेज बहुत कम है, 5% लोग, कहीं 2% लोग मरते हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों के मौत का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, आईसीआईसी बैंक को आप बढ़िया से पहचान लेंगे। आप गूगल कीजिए, गूगल में आप सर्च कीजिए कि बैंकिंग फ्रॉड में कौन टॉप है। आईसीआईसी बैंक नंबर 1 में आएगा, नंबर 2 में एसबीआई आएगा। इन्हीं दोनों बैंकों का मैं शिकार हूँ, सही पूछे तो। अभी तक इतने आला अधिकारी, और मेल तो मैं रोज करता हूँ, डेली मेरा आदत है वीक डेज में सबसे, जैसे 10 बजा नहीं
कि सीजीएम साहब, चेयरमैन साहब, और एक कॉपी मैं खुद को टैग कर देता हूँ, इधर मैं जीएम साहब को भी दे रहा हूँ। और अब लिखा पढ़ी बहुत हुआ, लिखते लिखते परेशान हो गया हूँ। अब करता कुछ नहीं हूँ, जो भी मेरे डेवलपमेंट होता है बैंक रिलेटेड, उसका वीडियो मैं चुपचाप से उसका लिंक को टैग कर देता हूँ। भाई डिजिटल माध्यम है, लिखा पढ़ी बंद कीजिए। बहुत लिखा पढ़ी कर लिए, कुछ नहीं हुआ। मोटा लंबा लंबा चिट्ठी हिंदी में, मैं मातृभाषा का प्रयोग करता हूँ हिंदी का, मैंने हिंदी में 4-4 पेज का चिट्ठी लिखा। बहुत। आप एक चीज़ बताइए, पहला सर्वेयर बोलता है कि यहाँ कुछ नहीं मिला, दूसरा सर्वेयर जब बैंक ने सिर्फ 10-15 दिन के अंतराल पे कराया, वो पूरा माल निकाला, और पहला सर्वेयर 20 मिनट में सर्वे करके चला गया। असल में उसको कुछ वाकई नहीं मिला, जो चीज़ उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और उसको तो आया था प्लेन से, वो 10 बजे पटना में लैंड किया था, और शाम में 5 बजे उसकी वापसी की फ़्लाइट थी। मतलब 3 बजे उसको वापस एयरपोर्ट पहुंच जाना है। अगर 5 बजे का फ्लाइट है तो घंटा 1.5 घंटा पहले तो आपको आना ही पड़ेगा। और इस बीच में उसको 5 जगह सर्वे करना था। 2 जगह सर्वे करने के बाद तीसरे जगह वो साहब मेरे यहाँ आए थे, और मेरे यहाँ लगभग वो 1 बजे पहुँचे थे, ऐसे ही कोई टाइम था। और उसके बाद 2 सर्वे और करके शाम का फ्लाइट उनको लेके वापस दिल्ली जाना था। बहुत बहुत बड़े व्यक्ति थे भाई, 20-20 मिनट में सर्वे करते थे। और दूसरा बार जब सर्वे हुआ तो बैंक का 2 सर्वेयर और मेरा 3 स्टाफ 5 घंटा मेहनत किया। 1 घंटा नहीं, 5 घंटा। अब 5 घंटा मेहनत करके कुल मिला के 12-13 लाख का स्टॉक निकाला, जो उस समय बच गया था। बाकी डिटेल के लिए फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वॉल्यूम 2 देखिएगा, वहाँ पे मैं विस्तार से बताया हूँ। अब देखिए हुआ क्या। मैंने सेकंड सर्वे का एक खाली थोड़ा बुद्धिमानी क्या किया था कि उसका जो सर्वे रिपोर्ट वो हाथ से लिखा था ना, उसका फ़ोटो ले लिया था मोबाइल से। दोनों, उसका एक अच्छा सामान जो बचा हुआ था और एक ख़राब सामान, वो दोनों का फ़ोटो ले लिया था सर्वे रिपोर्ट का, जो फर्स्ट टाइम सर्वेयर विशाल ने अपने हाथ से लिखा था। एक बड़ा डिटेल में लिखा था, एक एक चीज़ को गिन गिन के, साफ्ट इतना पीस खराब, बेरिंग इतना पीस खराब, टॉप इतना पीस, मैंने पंखा लाइन की बात कर रहा हूँ, सर्किट इतना, क्योंकि मेरा पहले स्टेबलाइजर का काम था तो बहुत सारा सर्किट पड़ा हुआ था, कभी काल वो भी बिकता रहता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स था। अब रिले है, रिले में पानी घुस गया, रिले जाम हो गया, कोई काम का नहीं, सर्किट आपका खराब। अब पानी एक दिन नहीं, 1 हफ्ता था। इसको सोचिए थोड़ा सा। उस रिपोर्ट को भी एसबीआई जनरल ने नहीं माना। अब देखिए, स्टेट बैंक ने सर्वे करवाया दोबारा, जब मैं कंप्लेन किया तो दोबारा सर्वे हुआ, उस रिपोर्ट को भी वो एडमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जानता था कि अगर इस रिपोर्ट को हम एडमिट कर लेंगे तो पहला सर्वेयर जो रिपोर्ट सबमिट किया था उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि वो क्या किया था। आप सोचिए, 45 लाख का स्टॉक में से अगर मान लीजिए कि 12 लाख का माल उसको सेकंड सर्वे में मिला, तो 30-32 लाख का माल आदमी कहाँ बेच देगा भाई? पानी लगा हुआ है, सब जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, कहाँ बेचेगा? कौन सा ट्रांसपोर्ट लेगा? अब बिना बिल का माल बेच देगा, वो काम मैं कभी नहीं करता हूँ। अब बिना बिल का खरीदेगा कौन इतना माल? कौन ट्रांसपोर्ट आपका माल लेगा बिना बिल का? ये काम नहीं होता है। तो इस तरह का बात दिमाग में लाना, जबकि कोई स्टाफ नहीं है। इसको सोचिए, आज मेरी जिंदगी कैसे कट रही है मालूम है? जो स्क्रैप बचा हुआ है उसको बुलाता हूँ कबाड़ी वाला को, 2000-5000 बेच के खर्चा चला रहा हूँ। ये स्थिति आ गई है। स्क्रैप तो पड़ा हुआ है, अब उसको कबाड़ी में बेच बेच के खर्चा चला रहा हूँ। आखिर मेरा भी 7 आदमी का परिवार है, हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक हैं, और मेरे फादर मदर तो काफ़ी ओल्ड एज में हैं, उनका भी इलाज बराबर चलते रहता है। कंपाउंडर आता है इलाज। अभी हाल फिलहाल में फादर को बहुत तबीयत खराब हो गया था, तो घर पे ही टोटल, चूँकि वो हॉस्पिटल में एडमिट किए थे तो उनका वजन 15 किलो घट गया था, और लगभग 50,000 का बिल 3 दिन में। हॉस्पिटल में जाने के लायक, अब हॉस्पिटल में अगर एडमिट करेंगे तो हो सकता है बच के आना मुश्किल हो जाए। तो अब जो भी होता है ना, एक ओटी का कंपाउंडर है जो ऑपरेशन थिएटर में वर्क करता है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उसी को घर पे कॉल करता हूँ। अब वही मदर फादर का इलाज करता है।
मतलब नेबुलाइजर या जो भी काम होता है, मैंने पूरा ट्रीटमेंट करता है, इंजेक्शन देना हो, ये पानी चढ़ाना हो। अब मेरी माँ को अक्सर 2-3 महीना में इसकी आवश्यकता पड़ते रहती है। आप सोचिए, इतना बड़ा परिवार है और उसको चलाना, और सोर्स ऑफ इनकम एकदम बैठा हुआ है। इसका गुनहगार रियल में कौन है, आप बताइए, कौन इसका दोषी है? और हमको एजीएम साहब क्या बोलते हैं, आप क्यों नहीं मैटर को कोर्ट में ले जाते हैं? तो भाई एजीएम साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोर्ट में किसी मैटर को ले जाना आसान काम नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। आपको चाहिए था इस मैटर को एसबीआई जनरल के खिलाफ कोर्ट में ले जाना, क्योंकि मैं आपका कस्टमर था। मैं आपको 30, 32, 35 हज़ार रुपया हर महीने सूद देता था। आपको चाहिए था कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। आप कस्टमर को एडवाइस कर रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? आपको इस मैटर को एसबीआई जनरल के खिलाफ कोर्ट में केस करना चाहिए था। मानहानि का मुकदमा आप करते, क्योंकि आपके कस्टमर का भी इज्जत चला गया अपने स्टाफ के आगे, उसका काम बंद है, उसको जो फाइनेंशियल डैमेज हुआ है उसका मुकदमा आपको दायर करना चाहिए था एसबीआई जनरल के ऊपर। और देखिए, सबूत तो बहुत बढ़िया है। पहला सर्वेयर के रिपोर्ट में कुछ नहीं और दूसरे सर्वेयर के रिपोर्ट में बहुत कुछ। इसी मुद्दे पे आप केस वो हार जाएगा, कैसे जस्टिफाई करेगा? और सीजीएम साहब जब मेरे सामने बोल सकते हैं कि एसबीआई जनरल, ये सर्वेयर लोग इस तरह का काम करते हैं, जब डीजीएम साहब हमको बोल सकते हैं कि सर्वेयर लोग घूस लेते हैं, कोई नई बात नहीं है, जब एजीएम 1 नीरज ठाकुर जी हमको बोल सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, तो जरा सा कोर्ट में खड़ा होकर मेरे बिहाफ में गवाही खाली दे दीजिए। केस तो मैं मज़े से जीत जाऊंगा और जितना लॉस हुआ है वो सब हमको मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास कोर्ट में जाने का पैसा नहीं है। कृपया अगर हमको एडवाइस मत कीजिए। मैं आपका कस्टमर हूं और इंश्योरेंस आपने कराया है, पॉइंट नोट कीजिए, मैं आपका कस्टमर हूं। इंश्योरेंस आपने कराया है, मैंने नहीं कराया। उसमें से आनंद मोहन जी क्या बोले, अगली दफ़ा आप इंश्योरेंस करा लीजिएगा। वाह वाह साहब, चलिए ठीक है, अगली दफ़ा जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल ये यहाँ जो मझधार में मैं फंसा हुआ हूँ, ड्यू टू आप लोगों के वास्ते। एसबीआई जनरल पार्ट है स्टेट बैंक का, कहीं ना कहीं इसका डिसीजन बिल्कुल लेना चाहिए। एक बिहार के एमएसएमई का यूनिट 9 महीना से बंद पड़ा हुआ है। आप सोचिए, एक बिहार के फर्स्ट सीलिंग फैन का सीजन जा रहा है हाथ से। आप क्या कर रहे हैं? आप खाली मीटिंग कर रहे हैं, कभी सीजीएम साहब के साथ आधे घंटे का मीटिंग, कभी एजीएम साहब के साथ 1 घंटा 20 मिनट का मीटिंग। कंक्लूजन जीरो, एक बड़ा सा जीरो। आप बोलते हैं 32-33 लाख आप जमा करके अकाउंट स्टैंडर्ड कीजिए। साहब 32-33 लाख तो दूर की चीज़ है, 10 लाख भी रहता ना, मैं यूनिट को चलाते होता। कुछ नहीं करता, पंखा का कॉइल बना के बेच देता। मेरा यूनिट फर्स्ट क्लास है। जरा सा सोचिए इस बात को और देन एंड देयर डिसीजन लीजिए, क्योंकि कुल मिला के मैं कस्टमर आपका हूं और आप लोग के नेग्लिजेंसी का शिकार हूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए मेरा लिंक, कम से कम 2 पैसा यूट्यूब से आए ताकि मेरा खर्चा चले। अंत तक वीडियो देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।